चलो आज आपके गली मोहल्ले में आसपास एक लड्डू बंटवाने का रीजन मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि टोंगा लोआ को पूरे 1 साल हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में। ठीक 1 साल पहले टोंगा लोआ आए थे, याद होगा आपको, वो जब एकदम से वो निकल के आए थे और रेफरी को उनको खींचना था, लेकिन अपना पहला ही लिटरली अपना डब्ल्यूडब्ल्यू का पहला मूव ही उन्होंने वॉच कर दिया था एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नाउ किस तरीके से लेजेंडरी स्टेटस है टोंगा लोआ का, तो इस खुशखबरी की बात में देखो लड्डू वड्डू बांटना तो आपको बनता है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 673 में। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर की चीजें निकलना बंद ही नहीं हो रही। एक तो पता नहीं अभी क्या ऐसा माहौल बन गया है डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट भी और टीकेओ के अगेंस्ट भी। तो कल जो रिलीजेस के बारे में मैंने आपको बताया था उसमें से दो तो काफी शॉकिंग चीजें अंदर से निकल के आई हैं। तो भाई क्या पता चला कि जो जीजी हैं और जो कोरा जेड है उन्होंने ये बताया कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के लोगों को ऐसा लगता है कि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, इस वजह से उनको रिलीज किया है। मतलब ये एक तो बड़ा अजीब सा रीजन था। लेकिन कोरा जेड का बहुत सेंसिटिव है। उन्होंने बोला कि जब वो वर्कआउट करने भी जाती थी तो जो वहां के बॉसेस हैं, जो को वर्कर्स हैं, वो उनको बॉडी शेम भी करते थे। तो अब ये मामला बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में रिलीज होना तो होता है, फायरिंग्स तो होती है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो डेफिनेटली कहीं से भी जो कंपनी की इमेज है उसके ऊपर तो सही नहीं है। और आई थिंक मैं इसके ऊपर कुछ क्या बोलूं मैं, क्योंकि क्या बात है, सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, वो पता नहीं है। तो अभी हम एकदम से कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे और ना ही किसी को पहुंचना चाहिए। बट जो डब्ल्यूडब्ल्यू के डर्ट शीट्स हैं या फिर जो इनसाइड सोर्सेज निकालते हैं, उन्होंने ये बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसमें से काफी सारे सुपरस्टार्स को इसलिए भी रिलीज किया क्योंकि उनके हिसाब से उनकी एज ज्यादा हो गई है। जैसे आप उसमें एक नाम ब्रॉन स्ट्रोमैन का डाल सकते हो, और साथ साथ जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको पैसे दे रही है ना, उतना वो डब्ल्यूडब्ल्यू को उतना फायदा नहीं निकलवा के दे सकते। और ये मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी बोला था। देखो अभी बात ऐसी भी सामने आ रही है, जैसे अगर आप ब्रॉन स्ट्रोमैन को एग्जांपल हो तो डब्ल्यूडब्ल्यू की नजर में शायद ऐसा हो सकता है कि यार वो बंदा जो है, पैसे तो हमको उसको ज्यादा देने पड़ रहे हैं लेकिन हम उसको उतना यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमैन का स्टेटस डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत पुराना हो चुका है। तो आप जितने पुराने हो जाते हो उस हिसाब से फिर आपको जो ज्यादा पैसे हैं वो भी देने पड़ते हैं। तो ये अलग अलग अब जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अच्छा अगर एज ही तुम्हारा फैक्टर है तो भाई ये बताओ ना जरा, तुम्हारे जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू में करंट वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनकी एज क्या है। तो भाई दोनों भाई साहब तो वो 40 के आसपास के निकल रहे हैं, और जॉन सीना की तो ऑब्वियसली 48 है, बट उनका तो केसी बिल्कुल एक्सेप्शन मान सकता है, क्योंकि हमेशा कौन सा कोई सुपरस्टार जो है वो अपने फेयरवेल टूर पर निकलता है। लेकिन अगर आप जेओसो को देखोगे तो वो भी 40 साल के हैं। तो वही है, अलग अलग बातें बननी शुरू हो गई हैं। शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट वो भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज हो गई हैं, और उन्होंने तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को बिल्कुल खुले आम ही ऐसे क्या बोलूं इसे, डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट ही लिख दिया। ये स्पीड का उनका मैच था, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है 3 मिनट के मैचेस होते हैं स्पीड टूर्नामेंट के अंदर। यहाँ पे वो ऐसे लिखती है कि मेरा आखिरी मैच था, और चलो अब उनको 3 मिनट से ज्यादा मैचेस और बाहर लड़ने को तो मिल जाएंगे। तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि कैसे ना तो उनका यूज हो रहा था, और यूज भी हुआ तो ये स्पीड टूर्नामेंट के अंदर। तो अब वही है, देखो जब ऐसे रिलीज का टाइम आता है तो ये मेरे को लेकिन सही नहीं लगता कि जैसे अभी तो लोग बहुत बात कर रहे हैं रिलीजेस के बारे में, लेकिन जब एकदम से कुछ अच्छा होता है, अभी मान लो कल रॉक आ गया भाई, ये सारे लोग फिर भूल जाएंगे। तो अगर वो बात वैसे है तो उसको बाद में भी रखा करो। और अगेन मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा आप इस बात को समझ लोगे कि भैया डब्ल्यूडब्ल्यू है एक बिजनेस है, हमेशा चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, तो आप भी थोड़ा फायदे में रहोगे। काफी सारे लोग जो है इमोशनली ट्रिगर होकर बहुत सारी बातें लिख देते हैं, फिर वही अगर डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ अच्छा हो जाए तो अब इमोशंस बढ़िया हो गए। तो ये सब तो चलता ही रहता है। कुछ कहना चाहोगे आप इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट ये तो चलता ही रहेगा भाई। कोई सुपरस्टार नया आएगा तो फिर कोई जाएगा भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बढ़ते ही रहे, किसी को निकाला ना जाए। बट जब ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे बंदे निकलते हैं तो अजीब जरूर लगता है कि यार इसका तो हो सकता था कुछ। सीएम पंक का हमेशा से सपना था कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यू का रेसलमेनिया जो इवेंट है उसको मेन इवेंट करना है, और इस साल हम सारे लोगों ने देखा कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के साथ जो ट्रिपल थ्रेट मैच था उसमें वो उसको मेन इवेंट भी कर चुके हैं। लेकिन अभी भी जो अंदर की प्यास है सीएम पंक की वो पूरी तरीके से बुझी नहीं है, क्योंकि अपनी इंस्टाग्राम की लाइव में उन्होंने बोला कि इस तरीके से डाला कि कैसे रेसलमेनिया की नाइट 1 का जो मेन इवेंट है वो तो चलो ठीक है, लेकिन रेसलमेनिया की नाइट 2 को भी अब उनको मेन इवेंट करना है। और ये थोड़ा फैंस का दबाव ही बोल सकते हो कि क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं ना कि जैसे रेसलमेनिया की जो नाइट 1 है वो तो इतनी खास नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया की नाइट 2 एक एक्चुअल ओरिजिनल रियल मेन इवेंट होता है। बट आई थिंक ये जो हमने इस साल रेसलमेनिया का नाइट 1 का मेन इवेंट देखा, आई थिंक पिछले साल तक मैं भी सोचता था ऐसा, लेकिन अब मेरी वो चीज काफी चेंज हुई है, क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंस वाले मैच को नाइट 1 में डाल सकती है तो भाई फिर अब नाइट 1 को भी आप कह सकते हो बराबर की ही इंपॉर्टेंस है। हाँ ऐसा जरूर होता है कि नाइट 2 की जो टिकट्स हैं उसमें फैंस ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो मे भी वो एक रीजन हो सकता है। बट आने वाले टाइम में अगर बिल्कुल इक्वली बैलेंस करके चलेंगे नाइट 1 नाइट 2 को, तो फिर वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम रेसलमेनिया की किसी भी नाइट के मेन इवेंट के अंदर हो तो कंपेयर नहीं कर सकते फिर कि अच्छा ये नाइट 1 थी या नाइट 2 थी। एटलीस्ट अभी तो कर सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में शायद मामला
हो जाएगा बराबर का। WWE के ग्राफिक डिजाइनर भाई पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं जब उनको जॉन सीना की मर्चेंडाइज बनानी है। भाई आप एक और नई टी शर्ट देख सकते हो, ये थोड़ी सी ग्रे कलर की है, व्हाइट है, आई थिंक व्हाइट ही होनी चाहिए, और ये इन्होंने निकाल दिया एकदम एकदम से, ये डेटन ओहायो के लिए निकाली है। तो हर एक सिटी, हर एक जगह जहां जहां पे भी जॉन सीना जाएगा उसके अलग अलग निकाले जा रहे हैं। मैं तो ये भी चाहूंगा कि एक स्टैट हमारे पास जरूर आना चाहिए कि फेयरवेल टूर के अंदर कितनी अलग अलग टी शर्ट्स थी जॉन सीना की और उससे टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। आई थिंक वो जो नंबर्स निकल के आएंगे ना, वो आज तक WWE की हिस्ट्री में किसी सुपरस्टार ने ऐसा नहीं किया होगा। क्योंकि हम कई बार सिर्फ WWE शॉप ऑनलाइन नंबर्स देख लेते हैं, लेकिन जब अगर आप ऑफलाइन में टोटल कैलकुलेट करो ना, तो भाई फिर मामला काफी चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ WWE स्टैट बना के रख रही है तो अच्छा है, क्योंकि बाद में बोस्ट करने के लिए और जॉन सीना की लेगेसी आने वाले सालों में लोगों को बताने के लिए कि अपनी जॉन सीना को देखा है, एक अच्छा नंबर हो सकता है। WWE में सिर्फ अकेली चीज जिससे मुझे नफरत है वो है WWE सुपरस्टार का भाई इंजर्ड हो जाना, जब वो अब इस रीजन की वजह से शोज पर कंपीट नहीं कर पाते। और इसकी एक पूरी लिस्ट दिखी मुझे, तो सोचा आपको भी दिखाया था। केविन ओवंस नेक इंजरी, रे मिस्टीरियो टॉर्न एब्डक्टर, अगर मैं सही हूं तो आई थिंक ये पैर के आसपास की मसल होती है। टामा टोंगा तो फिर वो हमने बताया ही था। टोंगा लोवा का टॉर्न बाइसेप है। ब्रॉन्सन रीड आई थिंक बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं। फिर इलिया ड्रैगनोव हैं, अपोलो क्रूज हैं। अपोलो क्रूज के बारे में तो आई थिंक वैसे भी WWE केयर नहीं कर रही। बियांका बिलेयर हैं और आस्का हैं और बिगी हैं। तो ये सारे सुपरस्टार्स की लिस्ट है जो भी इंजर्ड होके बैठे हुए हैं। आई थिंक ये नहीं बोलूंगा कि सुपरस्टार्स में कि किसी की इंजरी जल्दी हो जाए, ऐसे हो जाए, बट जिन एक दो नामों की बहुत जल्दी से जल्दी जरूरत है उसमें नाम ब्रॉन्सन रीड और केविन ओवेंस जैसा तो है। और बाकी अगर WWE ब्लड लाइन के दोबारा फॉर्मेशन को कुछ सोच रही है तो सोचो, दोनों टोंगन ब्रदर्स ही गायब हैं। तो अगर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं ब्लड लाइन की तो इनका आना जरूरी है। और अगर नहीं पका रहे तो भी इंटरेस्टेड हूं मैं देखने में कि अब बिना ब्लड लाइन की स्टोरी के ये दोनों करेंगे क्या। एंड यस, बिगी के बारे में तो देखो कुछ पता ही नहीं है। किसी पॉइंट पे तो ऐसा भी लगता है कि शायद अब वो WWE में कभी आने ही नहीं वाले। तो काफी ज्यादा अभी चीजें कंफ्यूजिंग ही हैं बिगी के अराउंड। जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली पॉप तो उनको मिलेगा, लेकिन क्या वो कभी होगा भी? स्पेशली अभी तो न्यू डे की स्टोरी लाइन भी बदल गई है। तो अगर कुछ मौका है, चांस है, तो भाई फिर शायद उनको लेट करनी नहीं चाहिए ज्यादा। मुझे याद नहीं है, आई थिंक सालों हो चुके होंगे। अपनी किसी तो एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्बर्टो डेल रियो चाहते हैं WWE कंपनी में वापस आना। और आपको पता है उनकी जो WWE के साथ कांड हुए थे उसकी वजह से ऐसा लगता था कि अल्बर्टो डेल रियो कभी भी WWE कंपनी में नहीं आ सकते। लेकिन अब AAA प्रमोशन के साथ जो उनकी डील हो चुकी है WWE की, उस वजह से ऐसा लग रहा है कि जो रास्ता है अल्बर्टो डेल रियो के वापस आने का वो खुल चुका है। क्योंकि WWE की वेबसाइट के ऊपर जो उनका अलमनाई वाला सेक्शन है उसमें अल्बर्टो डेल रियो को फीचर कर दिया गया है। और जैसा लोग बोल रहे हैं, मुझे, मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता, पहले अल्बर्टो डेल रियो यहां पर नहीं थे। तो अगर वो WWE के अलमनाई सेक्शन के अंदर हैं तो इसका मतलब कि कुछ तो जो ब्रिज है वो बनना शुरू हो चुका है। और अगर जब अभी आपको पता क्रॉस प्रमोशन वाला वर्क जो है, अभी तो डील हुई है। डील क्या हुई है? WWE ने खरीद लिया है AAA को, मैंने आपको बताया था। तो इसकी वजह से अब जो वहां के सुपरस्टार्स हैं वो एक तरीके से इनडायरेक्ट बोलो डायरेक्ट वे में WWE की प्रॉपर्टी ही बन चुके हैं। तो अल्बर्टो डेल रियो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं WWE में पहले। तो भाई यहाँ से आप देख लो कि वो जो एकदम से वो जो कार वार में, बिल्कुल जब मैं छोटा था ना, जब मतलब पहले अल्बर्टो डेल रियो को देखता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई ये बंदा सही में बहुत अमीर है। क्योंकि जब वो आता था तो बड़ी ऐसी कार, गोल्डन पूरे कपड़े, उसकी चड्डियाँ होती थी, और फिर जब वो एंट्रेंस करता था और म्यूजिक का जो उसके ऊपर और माहौल क्रिएट हो जाता था, तो शायद वो चीज़ दोबारा से दिख सकती है। एटलीस्ट AAA के साथ जो उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया वो रास्ते जरूर ओपन कर रहा है। और अगर ये सच है कि अलमनाई सेक्शन के अंदर अल्बर्टो डेल रियो आ गए हैं तो मे बी बात में कुछ दम तो हो सकता है। फिर वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि WWE में अल्बर्टो डेल रियो की आपकी कौन सी एक मेमोरी है तो वह बता सकते हो आज कमेंट सेक्शन में। रेसलमेनिया के अंदर जो हमने सारा सीन सपाटा देखा, और उसके बाद रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के अंदर जो सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर ने तोड़ा था CM पंक एंड रोमन रेंज को, वहां से हम सबको रियलाइज हो गया था भाई ये एक टैग टीम मैच की तरफ जा सकते हैं। पहले लगा था कि ये बैकलैश में होगा, लेकिन फिर सारे लोगों के दिमाग ठिकाने में आए और उनको समझ में आया कि रोमन रेंज एक प्रीमियम आदमी है और शायद वो बैकलैश के अंदर तो कंपीट नहीं करने वाले। तो अब इसके बाद मेल्जर, जिनके ऊपर शायद अभी तो डाउट नहीं करना चाहिए क्योंकि रिसेंटली उन्होंने बहुत तगड़ी तगड़ी और सही सही बातें बोली है, उनका कहना यह है कि WWE ने बैकलैश में इस मैच को इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि WWE इसको सेव करना चाहती है, या तो मनी इन द बैंक के लिए या फिर इसको समर स्लैम के लिए। तो मतलब कि टैग टीम मैच तो WWE ने प्लान किया ही किया है, रोमन रेंस एंड CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस। और अगर थोड़ा सा मतलब रियलिटी में इसको समझने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा है कि समर स्लैम में शायद WWE कुछ और ज्यादा बड़ी चीज करेगी
मिलेगी तो मनी इन द बैंक वो जगह है जहां पे रोमन रेंस और ये सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस का मैच हो सकता है। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू जो है जो अभी अगला महीना आने वाला है जून का, उसके फर्स्ट वीक में रोमन रेंस शायद वापस आने वाले हैं। तो अगर वैसा है तो फिर आई थिंक ये बिल्ड करने वाले हैं और मनी इन द बैंक वो जगह हो सकती है जहां पे रोमन रेंस का रेसलमेनिया के बाद वाला जो मैच है टैग टीम वाला वो हो जाए। और वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू समर स्लैम था, यार इसको मत लपेटना, क्योंकि मत लटकाना, क्योंकि अगर लटका दिया तो समर स्लैम में इस टैग टीम मैच के बाद जो और तुम भसड़ बना के बिल्ड दे सकते थे वो मिस हो जाएगी। फिर बड़ा सही सा यार किसी ने ऐसा कंपैरिजन सा दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाली फोटो में ऊपर ब्रॉक लेसनर के साथ पॉल हेमन है और दूसरी फोटो में ब्रॉन ब्रेकर के साथ पॉल हेमन है। बहुत टाइम ब्रॉक लेसनर को हमेशा कंपेयर किया जाता है, मतलब हर किसी नए बंदे को ब्रॉक लेसनर से कंपेयर किया जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आसपास कोई बंदा आ सकता है जिस तरीके का इंपैक्ट रहा है ब्रॉक लेसनर का, वो ब्रॉन ब्रेकर ही है। क्योंकि ब्रॉक लेसनर भी जाने जाते हैं अपनी वो बलशाली भुजाओं की ताकतों के लिए, और वही चीज ब्रॉन ब्रेकर के लिए भी है। और बस मैं आपको कुछ ज्यादा हाइप नहीं कर रहा, ज्यादा उछलना मत, लेकिन एक दो चीज दिखाया था जो कि अभी फैंस भी नोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। डब्ल्यूडब्ल्यू ने कैसे अभी रिसेंटली काफी सारे ब्रॉक लेसनर के फुल मैचेस पोस्ट किए हैं। पहला वाला तो ये उनका 2012 वाला एक्सट्रीम रूल्स वाला मैच है, इसकी तो आई थिंक सबकी ही बहुत तगड़ी मेमोरी होनी चाहिए अगर वो तब से देख रहे हैं, क्या क्या केओस मचा था इस मैच में। और जो दूसरा है वो अभी रिसेंट वाला ही है कोडी रोड्स के साथ जो उनका बैकलैश में हुआ था। वैसे बैकलैश अगला वाला शो भी है तो ऐसे लिंक करके तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ डब्ल्यूडब्ल्यू फुल मैचेस डाल रही है ब्रॉक लेसनर के, तो मे भी आप वहां से इसको एक छोटा सा पॉजिटिव साइन ले सकते हो। बाकी अगेन सिचुएशन में आपको हर वीडियो में अलग अलग बताते रहता हूँ कि जो ब्रॉक लेसनर का मामला है अगर वो कोर्ट वोट के चक्करों में घूम रहा है तो फिर शायद हमको काफी अच्छा खासा जो टाइम है उसका वेट करना पड़ सकता है। बाकी वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इस चैनल को और इस वीडियो को तो पसंद कर ही रहे हो, तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।